बहुत चेंज हो रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, उसकी वजह से जो हार्मोनल जो है वो चीज़ें बाद में 13-14 ईयर्स पे डेवलप होनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें पहले से होती है। स्ट्रेस, उनकी डाइटरी हैबिट्स, आजकल का जंक फूड, वेट गेन, एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि बच्चे बाहर जाते ही नहीं है, मोस्टली बच्चे आजकल मोबाइल और ये सारी चीज़ एक्टिविटी हो गई, इससे हार्मोनल बहुत डिस्टर्ब है। आजकल बहुत यंग एज में जो नॉर्मल जैसे 35-40 ईयर्स तक, 35 के बाद तो कम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं 28-30 ईयर्स में उनका वो नहीं कम हो गया, मतलब जो अंडे की वो क्वालिटी कम हो गई, वो खराब हो गई। हमारा मेरे पास एक सवाल और भी है, जो लोग डीएनसी करवा लेते हैं तो क्या आने वाला जो फिर दोबारा गर्भधारण करने में क्या दिक्कतें हों? देखिए डीएनसी आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी उनको चाहिए नहीं थी, उन्होंने जाके फार्मेसी से ऐसी मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली जो कि इलीगल है, दवाई ले ली, खुद से खा ली, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए दवाई एक तरीका होता है कि इस तरह से खाना है, बच्चा बच्चेदानी में है कि बच्चा किसी और जगह में, पहली चीज़ तो ये है कि आप कभी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद दवाई देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज आप लोगों को हम रूबरू कराएंगे जो वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और सर्जन भी हैं, डॉक्टर नाहिदा बानो अहमद मैम जी हमारे साथ में हैं। और आज हम अपील करना चाहेंगे सभी लोगों से और बेटियों से और माँओं से कि इस इंटरव्यू को ज़रूर वो देखें। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम जिस तरह से हमारा पहला सवाल है कि जिस तरह से आज आप देखेंगे कि जो नई बेटियां हैं जो अभी बड़ी हो रही हैं, उनको जो समस्याएं हैं वो खुल के अपनी माँओं से कह नहीं पाती हैं, तो आगे चल कर के वो जो दिक्कतें हैं वो बड़ा रूप ले लेती हैं। तो जो बेटियों में दिक्कतें आती हैं, सिम्टम्स आते हैं, वो क्या है? देखिए आजकल क्या है कि जो न्यू जनरेशन है, सबसे प्रॉब्लम एक तो जो मिनार्की जिसे कहते हैं, पीरियड्स जो स्टार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं, नॉर्मली पहले जो टाइम था उसमें 13-14 ईयर्स में पीरियड स्टार्ट होते थे, आजकल वो कम हो गया है। आजकल 8-10 ईयर्स पे जिसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यूज़ किया जाता है। उसका मेन रीज़न ये है कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स, तो उसकी वजह से जो हार्मोनल जो है, जो चीज़ें बाद में 13-14 ईयर्स पे डेवलप होनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें पहले से हो रही है। स्ट्रेस, उनकी डाइटरी हैबिट्स, आजकल का जंक फूड, वेट गेन, एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि बच्चे बाहर जाते ही नहीं है, मोस्टली बच्चे आजकल मोबाइल और ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हो गई, इससे हार्मोनल बहुत डिसबैलेंस है। और उसके आगे बढ़ेंगे तो आजकल बच्चों में यंग एज में बहुत ज़्यादा कॉमन एक बीमारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। आप देखेंगे कि क्योंकि उसका भी मेन रीज़न यही है कि उसमें बच्चों की लाइफ स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है। टाइम से बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो वो जंक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, तो उसका मेनली जो प्रॉब्लम है वो लाइफ स्टाइल की डिजीज़ उसको बोला जाता है। तो पॉलीसिस्टिक में होता क्या क्या है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या होती है, ताकि अगर सिम्टम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और उससे कंसल्ट करें। इसमें मेनली क्या होता है, जो बच्चों की जो माहवारी है, जो पीरियड है, जो नॉर्मल 28-30 डेज़ मतलब महीने पे आना चाहिए, वो देर में आती है, 1.5 महीने या 2 महीने पे आती है। तो अगर किसी भी बच्चे को पीरियड जो है वो 1.5 से 2 महीने पे आ रहे हैं, तो उसके पीसीओडी भी हो सकता है और कॉजेज़ भी, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकता है या थायराइड भी हो सकता है। तो ये सारे टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, लड़कियों में स्पेशली बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, पीसीओडी में बच्चों के हेयर ज़्यादा हो जाते हैं, बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, एक्ने वगैरह हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें कि अगर किसी लड़की के पीरियड्स लेट आ रहे हैं, डिले हो रहे हैं, 1.5-2 महीने पे डिले हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ अगर उनके ज़्यादा बाल हेयर ग्रो कर रहे हैं, एक्ने वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइमली वो अगर कंसल्ट करेंगे तो उनकी पीरियड की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्योंकि आगे चल के यही जो यंग लड़कियां आगे चल के ये शादी होंगी, फिर इनको इसी तरह से इनको आगे चल के प्रेगनेंसी करने में भी बहुत दिक्कत होती है। मैम दूसरा सवाल हमारा ये है कि महिलाओं में आप देखेंगे स्तन कैंसर की जो समस्या है, उनको एहसास नहीं होता, वो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसी क्या दिक्कतें आने लगती हैं कि कैंसर किस तरह से उनको एहसास हो कि हमें ये दिक्कत हो रही है? देखिए आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसके लिए क्या है, एक बहुत सिंपल सा चेकअप है कि जो खुद से भी सेल्फ एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन, क्योंकि जब तक आप सेल्फ आपको पता नहीं चलेगा तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। फर्स्टली तो आप खुद ही देख सकते हैं, तो उसमें यही है कि हाथ से बहुत सिंपल सा अगर आपको लगता है कि कोई गांठ, कोई निड्यूल हमें फील हो रहा है या पेन हो रहा है इस तरह से, तो मोस्टली क्या होता है, जो कैंसर्स होते हैं कई बार ऐसा होता है बिनाइन भी होते हैं। बिनाइन मतलब कोई खतरे की बात नहीं होती, छोटे से नोड्यूल्स होते हैं,
तो वो है। तो ये है कि अगर आपको कोई नोडुल फील हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, किसी भी इस तरह की दिक्कत, अपने हाथ से पैल्पेट करके देखिए, आपको कोई हार्डनेस, मास फील हो रहा है, कुछ इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, ताकि वो आपको एग्ज़ामिन करेंगे। उसके बाद वो जो भी अल्ट्रासाउंड्स है वो सब सजेस्ट करेंगे कि वो बेनाइन है, कि नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, या कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, या उसके आगे मैमोग्राफी या आगे बायोप्सी की नीडेड है। तो इसलिए कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, और आपको खुद एग्ज़ामिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद से एग्ज़ामिन नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप डॉक्टर से भी क्या पूछेंगे जब आपने खुद से एग्ज़ामिन नहीं किया। और 35 ईयर्स के बाद का तो ये है बहुत कॉमन कि उनको मैमोग्राफी करा लेना चाहिए। उनको मैमोग्राफी जो ब्लड का एक्सरे होता है उसमें करा के उनको पता चल जाएगा, वो रिपीटली कराते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप टाइमली पता चलते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ईजिली अवेलेबल है, लेकिन लेट स्टेज में आने पे फिर सर्जरी एक ऑप्शन होता है, फिर कीमोथेरेपी है। तो ये कि इनिशियल स्टेज में अगर पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आराम से हो सकता है। मैम, ईश्वर ने संरचना की है जो स्त्री की, बहुत ही नाजुक अंग होते हैं, तो ये जो बच्चेदानी की समस्या आती है, इसको किस तरह से वो लोग, इनको एहसास होता है कि कैसे दिक्कतें हो जाती हैं? देखिए, बच्चेदानी की, जैसे बच्चेदानी में बहुत सिंपल सी चीज़ें भी हो जाती हैं, कि कई बार रसौली हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को, जो लड़की मतलब औरतें हैं, उनको माहवारी की दिक्कतें हो जाती हैं। अगर छोटी होती है तो माहवारी बताएंगे कि जल्दी आ रही है, एक बार में महीने में 2 बार आ जा रही है, बहुत ज़्यादा आ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये जो रसौली है, ये शुरुआत के स्टेज में अगर छोटी रसौली है तो मोस्टली केसेस में अगर 5 सेंटीमीटर से छोटी है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलकर दवाइयों से मोस्टली ठीक हो जाती है। 5 सेंटीमीटर से छोटी के लिए बहुत ज़्यादा सर्जरी की नीड नहीं होती, लेकिन अगर वो उससे बड़ी हो रही है, वो चीज़ें सिम्टम्स कर रही है, क्योंकि बड़ी होगी तो आगे वो आपके यूरिन, पेशाब के रास्ते में भी दिक्कत करेगी, पीछे की तरफ बड़ी हो रही है लैट्रिन के रास्ते में, तो वो सारी दिक्कतें भी होने लगती हैं। या पीरियड्स अगर आपको मान लीजिए बच्चेदानी का कैंसर जैसे अगर कहेंगे, तो उसमें क्या होता है, पीरियड्स बहुत ज़्यादा आने लगता है पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको ज़्यादा बार पीरियड्स आ रहा है, या आपका जो महीना जैसे बंद होने वाला होता है, तो कई बार उस समय पे भी ज़्यादा आता है, तो मोस्टली उस समय पे भी कई बार ज़्यादा होता है। तो अगर आपको लग रहा है पेन हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए ज़रूर आप अपने डॉक्टर से, कि आपको लगा कि नहीं ब्लीडिंग हो रही है, आपने ऐसे किसी डॉक्टर से बस कई बार बस लोग टेनेक्सा और ऐसी दवाइयाँ ले ली कि हाँ ठीक है, हो गया, ठीक हो गया, लेकिन वही आगे चल के चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो उस पर अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी कुछ भी इंडिकेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको सजेस्ट करेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है, ये सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएगी, या गंभीर बीमारी है तो वो उसके आगे की जांच बताएंगे। जी मैम, हमारा एक सवाल ये है कि जैसे शादियां होती हैं, यंग एज में जो लोग हैं उनकी शादियां होती हैं, हर कपल का ये होता है कि हम भी माता और पिता बने, उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो माता पिता नहीं बन पाते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक रीज़न तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, आजकल खाना पीना ज़्यादा, हर चीज़ में केमिकल्स मिला हुआ है, जिससे हमारे जैसे औरतों में अंडे बनते हैं, इसको ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। तो आजकल बहुत यंग एज में, जो नॉर्मल जैसे 35-40 ईयर्स तक, 35 के बाद तो कम हो जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं 28-30 ईयर्स में उनका ओवेरियन रिजर्व कम हो गया, मतलब जो अंडे थे वो क्वालिटी कम हो गई, वो ख़राब हो गए, क्योंकि हमारा जो डाइट है वो बहुत ख़राब हो गया। आजकल सब हर चीज़ों में तो केमिकल्स मिला हुआ है। दूसरी चीज़ देखिए, लेट मैरिजेस हैं, आजकल शादियाँ लेट हो रही हैं, लोग लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इतना ज़्यादा, क्योंकि फीमेल्स भी वर्किंग है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। तो ये सारी रीज़न्स आजकल इनफर्टिलिटी पे चीज़ें कर रही हैं। बाकी पीसीओडी जैसे मैंने बताया बहुत कॉमन है, थायराइड है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। हस्बैंड वाइफ या अलग अलग रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, वो प्लान नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। इसलिए कि कोई भी कपल है, उनकी शादी हो गई है, अगर 30 के आसपास उनकी एज है, तो कोशिश करें कि वो 1-2 साल के अंदर बच्चे प्लान कर लें, क्योंकि जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती जाएगी 35 के बाद, तो उनका ओवेरियन रिजर्व, जो अंडे की क्षमता है, वो बहुत कम हो जाएगी, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम है। और अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो उसमें एनॉमली होने के बहुत, जैसे बच्चे में आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें 35 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनमें ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए ये कि टाइम पे आपकी मैरिजेस हो, या आपकी शादी के टाइम पे, शादी से पहले भी कोई प्रॉब्लम है, मेंसेस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी, कोई भी ऐसी दिक्कत है, उसको टाइमली आप ट्रीट कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें, पीसीओडी भी अगर आप टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो शादी के बाद इनफर्टिलिटी में आपको, क्योंकि उसमें अंडे बन ही नहीं पाते, साइज़ ही नहीं बढ़ता, तो उसकी वजह से ओवुलेशन। हमारा मैम आपसे एक सवाल और भी है, जो लोग डीएनसी करवा लेते हैं, तो क्या आने वाला जो फिर दोबारा गर्भ धारण करने में क्या दिक्कतें होंगी? देखिए, डीएनसी आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी उनको चाहिए नहीं थी, उन्होंने जाके फार्मेसी से, ऐसी मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली जो कि इलीगल है, दवाई ले ली, खुद से खा ली,
इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए, एक दवाई एक तो तरीका होता है किस तरह से खाना है, बच्चा बच्चेदानी में है कि बच्चा किसी और जगह पे, पहली चीज़ तो ये है। क्योंकि आप कभी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद दवाई देगा। मेडिकल स्टोर वाला आपको दवाई दे देता है, आपने दवाई खा ली, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स। कई बार होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कई इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि मरने तक की हालत आ जाती है। और कई बार दवाई खाई, दवाई से सही बच्चा नहीं निकला, उसके बाद वो सफाई कराने के लिए किसी क्वैक के पास पहुंच गए, उन्होंने डीएनसी कर दी। डीएनसी होने के बाद क्या होता है कि सही तरीके से अगर डीएनसी नहीं हुई तो इन्फेक्शन का खतरा है, क्योंकि ये सब चीज़ें स्टरलाइजेशन प्रॉपर तरीके से ओटी में होनी चाहिए, उसको इन्फेक्शन का खतरा है। या सही तरीके से नहीं कि बच्चेदानी फाड़ के कई बार लोग आते तक बाहर निकाल के आ जाते हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि उन्होंने बच्चेदानी फाड़ दी और वो आते तक आ गई, या इन्फेक्शन हो गया, परफोरेशन हो गया। इसलिए मैं सभी से ये बात बोलूँगी, कभी भी अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, गलती से प्रेगनेंसी हो गई है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सजेशन लीजिए। वो आपको इसका सही सलाह बताएगा कि क्या कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप क्या क्या मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी, क्योंकि बार बार प्रेगनेंसी हो जाए और उसके लिए सिर्फ दवा खा लेना और सफाई करा लेना इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपने बार बार डीएनसी कराई, उसकी वजह से क्या होती है, जो बच्चेदानी की जो झिल्ली होती है आपस में चिपक जाती हैं, आगे चल के आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि या सही तरीके से अगर डीएनसी नहीं हुई, कई बार ऐसा होता है कि गलत तरीके से डीएनसी करने पे बच्चे के कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, वो आगे चल के इन्फेक्शन करते हैं। प्रेगनेंसी होने में अगर अभी आपको नहीं बच्चा चाहिए, आगे चल के आपको बच्चा चाहिए था, फिर आपको कंसीव करने में दिक्कत होता है। तो इसलिए हमेशा कभी भी आपको प्रेगनेंसी अगर नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। उनके से सलाह लेने के बाद ही आप दवा खाएँ, क्योंकि वो आपको बताएंगे इस दवा खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ इमरजेंसी है तो आप उनके पास जा सकते हैं। मैम, ये जिस तरह से देखा गया है कि बहुत से कपल जो हैं वो लोग इधर उधर भटकते हैं, कहीं बाबा के पास जा रहे हैं, कहीं हकीम के पास जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबके लिए मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, आजकल इनफर्टिलिटी जैसे कि बच्चा नहीं होना बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आजकल इतनी सारी एक तो बीमारियाँ हो गई हैं, लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। तो देखिए, दवा, हकीम और ये सब चीज़ों के पास जाके सिर्फ टाइम आप अपना बर्बाद नहीं करें। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन से भी इलाज संभव है। अगर मेडिसिन से नहीं इसका इलाज हो पाया तो आगे चल के IUI, IVF, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं जिससे आपको बच्चा होने में बहुत आपको मदद मिल जाएगी। तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, एक तो आप पहले ही लेट आते हैं, फिर आप अपना टाइम और लेट कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास आप तब पहुँचते हैं कि उसके पास दवाई देने का टाइम ही नहीं बचता है, फिर सीधे IVF तक ही बात आ जाती है। अगर आप टाइमली पहुंच जाएंगे डॉक्टर के पास तो आपको दवाइयों से भी इससे इलाज हो जाएगा। जी। जो बच्चियां मैम बड़ी हो रही हैं और महिलाओं के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी कि किस तरह से वो लोग अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें? देखिए, जो भी लड़कियां हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। या जो एक एडोलेसेंट एज जो ग्रो कर रही है, अभी आगे चल के उसके पीरियड से स्टार्ट करेंगे, उनकी हाइट और सारा डेवलपमेंट होना है, तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी डाइट में कोशिश करना है कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अच्छा लें। जो बच्चे जो ग्रोइंग एज के, उनके लिए प्रोटीन, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। तो दूध के माता पिता उनको दूध दे सकते हैं, कैल्शियम के लिए उनको केला वगैरह दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सारे दे सकते हैं। प्रोटीन के लिए जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो नॉन वेज दे सकते हैं, जैसे अंडा है, चिकन है। और अगर जो वेजिटेरियन है वो पनीर है, सोयाबीन है, दालें हैं, ये सब चीज़ों का डाइट बढ़ा सकते हैं। डाइट में ये सारी चीज़ें ज़्यादा देनी है। बाहर की जो खाना है उसको अवॉइड करना है। कोशिश करना है कि बच्चों को हरी साग सब्जियाँ, टिफ़िन में भी लोग बाहर का फूड दे देते हैं, बच्चे स्कूल्स में भी वही ले जाना प्रेफर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करके घर का खाना दीजिए। ठीक है, हफ्ते में एक बार बच्चा कह रहा है तो आपने दे दी, लेकिन बहुत रेगुलर बच्चे की डाइट उस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन सब चीज़ों में उसके पूरे प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाएगा, जो कि ग्रोइंग एज के लिए ज़रूरत है। जी। तो हमारे साथ में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाहिद बानो अहमद मैम हमारे साथ में थी, और सभी लोगों को जो बातें इन्होंने बताई उस पर ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज।